नमस्कार। वेलकम टू वेदव। वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल के बारे में जो उसके थ्योरम है और जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में, जहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। इससे पिछले 3 क्लास में हमने ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज और थ्योरम सीखे थे। उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए अब हम आज बात करते हैं सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर्कल में कुछ नॉमेनक्लेचर है, पहले उनको समझ लेते हैं। जैसे हमने वहाँ पे समझा था कुछ नॉमेनक्लेचर, उसी तरह यहाँ पे। तो सर्कल में एक सेंटर होता है, ये सबको पता होगा। इसका एक रेडियस होता है, ये भी आपको बात पता होगी। और सेंटर के जैसे हम इसको मीट करते हैं, ये हमारा सेंटर है। और अगर हम इसको पूरा मिला दें, इस रेडियस, ये भी आर हो गया, यह भी रेडियस आर हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन अगर हम बना दें रेडियस को, 2 रेडियस जिनके बीच में एंगल कितना 180 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डायमीटर होता है। डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स आर के। इसी तरह अगर हम मान लो कोई लाइन इस सर्कल में, ठीक है, सर्कल में कोई लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, जैसे ये हो गया, यह हो गया, या कुछ भी हम करें, मान लो ए बी हो गया, या ए सी हो गया, या ई एफ, तो इनको बोला जाता है कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसको बोल सकते हो कि एक लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड, जो सर्कल में सर्कल के सरकमफ्रेंस पे के 2 पॉइंट को मीट करता है। ठीक है, तो किसी भी सर्कल में जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वह क्या होगा? वह स्वयं डायमीटर होगा। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो सकता है? वह हो सकता है कि 2r हो जाए। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? वह डायमीटर होगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? वह स्वयं आपका क्या होगा? डायमीटर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, एक बात होती है कि टेंजेंट, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट होता है। टेंजेंट को बोला जाता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। और अगर एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो इसको क्या है, कट करता है, यानी इसको बोला जाता है सेकेंड, इसको हिंदी में बोला जाता है छेदक रेखा, सेकेंड। ठीक है, तो जो सेकेंड होता है ना, वह सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। मान लो यह पॉइंट एक है या ए बी है, और जो टेंजेंट होता है वह क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे टच करता है। तो इन दोनों में यह एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो यही कुछ बेसिक से नॉमेनक्लेचर है जिनको हमको आना चाहिए। इसके बाद जैसे बाकी चीज़ें, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी यानी हम इसके थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, नाम देते हैं हम कि थ्योरम, और इसको ध्यान से पढ़िए। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी सभी ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहला बेसिक, जैसे हमने बताया कि अगर हमसे बोला जाए कि अगर कोई कॉर्ड अगर सेंटर से पास होके जा रही है, कोई कार्ड अगर सेंटर से पास होके जा रही है इस तरह से, तो यही कार्ड क्या होगा? यही कार्ड हमारा हो जाएगा डायमीटर, और यह कार्ड हमारा इस पूरे सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होगा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होगी, और वह जीवा क्या होगी? स्वयं डायमीटर होगी, अगर सेंटर से पास करें, पहला। दूसरा, अगर हम किसी सर्कल में, ठीक है, सर्कल में सेंटर से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, तो यह क्या करता है? इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। अगर मान लो ये हमारा कार्ड ए बी है, ओ से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यह लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। या कन्वर्स भी ट्रू है कि आप चाहो तो ऐसा कहो कि अगर हम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से किसी डायमीटर पे, सॉरी, किसी कार्ड पे अगर हम किसी कार्ड पे अगर एक पॉइंट को मीट करते हैं और ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो यह डेफिनेटली क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों प्रूफ है, दोनों मतलब ट्रू है। ठीक है, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वह उसको क्या करेगा? इक्वली बाइसेक्ट करेगा। या अगर कोई पॉइंट सेंटर से परपेंडिकुलर पे हम मीट कर रहे हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो वह क्या होगा? डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि अगर ए एम बराबर, यानी अगर ओ, यहाँ पे मान लो पी है, ओ पी अगर परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर कहाँ? ऑन ए बी, देन डेफिनेटली ए पी इक्वल्स टू क्या होगा? देन डेफिनेटली आप लोगे ए पी इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, इफ अगर हम मान लेते हैं कि हमको यह गिवन है
इफ ए पी ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, या रिवर्स बोल सकते हो कि अगर ए पी बराबर पी बी है तो ओ पी क्या होगा, डेफिनेटली परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसमें बहुत आसान से, जैसे हमने ट्रायंगल में देखा कि हमको वहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तो उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़, वहाँ पे तो हमको सिमिलरिटी वगैरह से प्रूव करना पड़ रहा था सारी चीज़ें, यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमको गिवन इस प्रकार से कि एक सर्कल में दो कार्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि दो कार्ड हमको दिया है कि ए और बी, मान लो यह कार्ड हमको ए बी दिया है, यह कार्ड सी डी है, तो जो एक कार्ड सी डी है ना, ये सेंटर पे, मान लो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, और यह कार्ड ए बी भी सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे कि डेफिनेटली ए बी बराबर में क्या होगा, सी डी, यानी दोनों कार्ड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी आप ऐसे बोलोगे कि अगर दो कार्ड सेंटर पे, ठीक है, अगर टू कार्ड्स सेंटर पे, ठीक है, सबटेंड, अगर दो कार्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो डेफिनेटली दोनों कार्ड क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। आप बस सबटेंड इक्वल एंगल, देन डेफिनेटली ए बी बराबर सी डी। अच्छा देखो, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर हमको मान लो दिया है कि दो दो कार्ड इक्वल हैं, ठीक है, किसी ट्रायंगल में अगर मान लो हमको दो कार्ड इस प्रकार से दे रखे हैं कि इक्वल है, तो ये डेफिनेटली सेंटर पे क्या होगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो यानी अगर यह थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। क्लियर है, अगर यह बराबर है तो दोनों ट्रू होता है। आगे बढ़े, यह हो गया तीसरा। फोर्थ देखो, और अगर आप इनको जैसे लिखना चाहते हो ना, तो इसको ऐसे लिख लो, मान लो यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, ठीक है, तो अगर इफ एंगल 1 बराबर में एंगल 2, तो डेफिनेटली ए बी बराबर में सी डी होगा। या आप यहाँ बोलो कि ए बी बराबर में अगर सी डी दिया है तो डेफिनेटली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो ये तो आप अपने भाषा में जैसे भी आप समझ सकते हो, इसको नोट कर लो। मैं आपको बस बोलते जा रहा हूँ, आपको जैसे अपने भाषा में, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला है कि प्रॉपर्टी है कि अगर दो इक्वल कार्ड हैं, ठीक है, दो इक्वल कार्ड हैं, तो वह हमेशा उनका जो सेंटर से दूरी होगा ना, वह भी इक्वल होगा। तो दूरी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर यह कार्ड अगर हमको दे रखा है, मान लो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, और इसको सी, इसको डी, और इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, राइट, ये सेंटर हमारा ओ है। तो अगर हमको मान लो दिया है कि ए बी बराबर में, इफ ए बी बराबर में सी डी, देन ओ ई बराबर में क्या होगा, ओ एफ होगा। या अगर ओ ई बराबर में ओ एफ हमको गिवन है, ठीक है, हमको दिया कि जो दोनों कार्ड के बीच, सेंटर से दोनों कार्ड के बीच की दूरी सेम है, तो आप कहोगे इसका मतलब कि दोनों कार्ड क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रू होगा, कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा। यह क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत कठिन नहीं चीज़ है, बस इनको एक बार आप नोट डाउन करके चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। अगला देखते हैं, पांचवा, ये कौन सा, फोर्थ था ना हमारा, फोर्थ था। फिफ्थ देखते हैं कि देखो, अगर हमारा कोई सर्कल है, एक कार्ड अगर इस पे जो भी एंगल ड्रा करेगा सेंटर पे, ठीक है, यह एंगल मान लो थीटा है या 2 थीटा है, तो इसके द्वारा इस सेगमेंट में कहीं भी कोई भी एंगल ड्रा करें, किसी भी इस सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल ड्रा किया जाए, वह एंगल क्या होगा, इस सेंटर पे जो एंगल ड्रा कर रहा है उसका आधा होगा, यानी यह थीटा होगा। तो मान लो यह सेंटर आपका कॉर्ड ए बी है, यह पॉइंट ओ है, यह पॉइंट मान लीजिए आपका ई है, और मान लो यह आपका डी है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि अगर ए ओ बी बराबर में 2 थीटा होगा, तो एंगल ए ई बी या एंगल ए डी बी यह क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो कितना होगा, थीटा होगा। तो यह हमेशा याद रखिए कि कोई कार्ड सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस कार्ड के, ठीक है, उस कार्ड के सेगमेंट में, यानी अपर सेगमेंट में, या ऐसे समझ लो यह कार्ड हो गया ना, यह कार्ड हमारा अगर यहाँ पे है, तो इसके जो ऊपर है, मतलब इसके सामने वाला जो सेगमेंट है, यह वाला सेगमेंट,
इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल हम ड्रा करते हैं, अगर यानी अगर हमारा दिया है इस तरह से कि सेंटर पे थीटा एंगल ड्रा करता है ना, तो आप कहीं पे भी कुछ भी इस कॉर्ड को लेकर बनाइए एंगल, वह हमेशा क्या होगा, सेंटर पे बने एंगल का आधा होगा। तो अगर सेंटर पे मान लो 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पे थीटा थीटा बनेगा। क्लियर है? ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो अगर यह 2 थीटा होगा तो यह कितना होगा, थीटा होगा। अब इसमें दूसरी चीज समझने वाली है बात है कि देखो इसको जो बोला जाता है ना, इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर आर्क। एक सेकंड, इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। इस बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि यह मेजर आर्क होगा हमारा, ठीक है। तो मेजर आर्क में अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे तो वह क्या होगा, थीटा का मतलब सेंटर पे बने एंगल का हाफ हो जाएगा। और अगर हम माइनर आर्क की बात करें, जैसे मान लो अगर हम आपसे पूछें कि यह एंगल कितना होगा, बताओ इसके द्वारा बनाया गया, इस ट्रायंगल के द्वारा यहाँ पे बनाया गया कितना एंगल होगा। तो यह एंगल आप याद रख लेना कि अगर हमसे बात करें, यह हमारा क्या हो गया, यह मेजर आर्क की बात है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए ना, यह हमारा मेजर आर्क। और अगर हम माइनर आर्क की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, यानी अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, मान लो ये P है, तो एंगल अगर हमको दे रखा कि AO B बराबर दे रखा कितना, 2 थीटा, तो हमसे पूछा जा रहा है देन एंगल APB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी अभी हम समझ लेंगे। तो देखो ये कैसे APB जो ये एंगल कैसे होता है, 180 माइनस थीटा कैसे ये आता है, इसको आप समझ लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 180 माइनस थीटा होगा। तो देखो इसके लिए ने एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। अभी हम क्वाड्रिलेटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को सीखेंगे कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ने जो अपोजिट्स एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से है कि जिसके चारों वर्टिक्स क्या है, सेंटर के सरकमफेरेंस पे है। मान लो यह A है, यह B है, C है, यह D है ना, तो यह एंगल का सम यानी CB का सम कितना होगा, 180। उसी तरह A और C का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। यह अभी आगे हम सीखेंगे। तो देखो इसी प्रकार से अगर यह थीटा हो गया 2 थीटा, तो यह कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अगर एक तरह से आप देखोगे यहाँ एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, कौन कौन सा, A, E, B और P। तो हमको एंगल P बताना है, तो आप कहोगे एंगल P प्लस एंगल E बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल E हमको गिवन है कितना, थीटा, ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस में थीटा, ठीक है। यह इसका प्रूफ है, इसको अभी हम आगे सीखेंगे। और अगर आपको माइनर और मेजर सेगमेंट में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि देखो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया और इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है कि सेगमेंट और क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं। तो देखो जो 5वां रूल बोलता है ना कि सेम सेगमेंट में हम जो एंगल ड्रॉ करते हैं वह क्या होता है, हमारा सेम होता है। जैसे अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे हमने आर्क वर्ड बोला, अगर हम कॉर्ड को लेते हैं तो यह हमारा आर्क हो गया कि अब यह जो हमारा आर्क हो गया ना, यह वाला आर्क, ठीक है। यानी सेम आर्क में क्या होगा, इसके द्वारा ड्रा किया गया एंगल सेम होगा। तो पहले अभी हम यह सीख रहे हैं कि अगर ये सेंटर पे एंगल बनाता है तो उसी आर्क में अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी एंगल ड्रा करें तो क्या होगा, वो सेंटर पे ड्रा किया गया एंगल का आधा होगा, ठीक है। यह बात क्लियर हुई। और देखो बड़े वाले हिस्से को बोला जाता है मेजर आर्क, छोटे वाले हिस्से को बोला जाता है, सॉरी मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले हिस्से को बोला जाता है माइनर सेगमेंट। तो एक बार अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सेगमेंट और में क्या होता है। जैसे अगर मैंने यह लाइन ड्रा कर दिया, यह कार्ड है, तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो छोटा वाला हिस्सा आपका है इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब दूसरा एक ड्रा करते हैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है सेक्टर और सेगमेंट में। देखो अगर सेंटर से इस टुकड़े को देखा जाए ना, इस पूरे टुकड़े को देखा जाए तो यह क्या होगा, यह एक आपका सेक्टर होगा। जैसे एक पिज्जे का टुकड़ा, ठीक है, पिज्जा का जो एक 1/4 हिस्सा हो गया, इसको बोला जाता है सेक्टर। क्लियर है, यह होगा आपका सेक्टर। और अगर मान लो
अगर मान लो हमारी एक जीवा है, इस प्रकार से कार्ड है, ये यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो यह क्या होगा, यह आपका इसको बोला जाएगा सेगमेंट। और कैसा सेगमेंट होगा, यह माइनर सेगमेंट होगा। ठीक है, और इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, हमने इसको सीखा है। ठीक है, कि इसका एरिया क्या होता है, इसका हमने एरिया के समय में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो अब देखो, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल एक अगला जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, छठवां देखते हैं। छठवां होगा कि किसी भी दो पॉइंट से जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं, उनके द्वारा सेम सेगमेंट में, ठीक है, ड्रा किया गया एंगल इक्वल होता है। तो जैसे मान लो यह एक एंगल ए, यह पॉइंट ए है, यह बी है, और सेम सेगमेंट, यानी अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें तो यह वाला जो सेगमेंट हो गया, ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, यह हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला जो ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में ड्रा किया गया एंगल किसी दो पॉइंट से, और जो कहाँ पे हैं, सरकमफ्रेंस पे हैं सर्कल के, तो उनके द्वारा ड्रा किया गया एंगल सेम सेगमेंट में वह इक्वल होता है। जरा इसको हम बना लेते हैं। यह देखो आपका मेजर सेगमेंट है, ठीक है, जो ये कलर कर रहे हैं हम, यह हो गया आपका मेजर सेगमेंट, और जो पीला वाला येलो वाला कलर है वह है आपका माइनर सेगमेंट। तो देखो, किसी दो पॉइंट से अगर मान लो हमारे पॉइंट्स ए बी हैं, तो इससे कहीं पे भी आप कोई भी, ठीक है, इस तरह से ड्रा करो, ये एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। यानी अगर यह थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा सेम सेगमेंट में। तो यह हमारा कैसा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, यह हमारा मेजर सेगमेंट है, और यह कैसा सेगमेंट है, यह हमारा माइनर सेगमेंट है। तो इस पे भी अगर हम ड्रा करते ए बी से, तो यह भी एंगल सेम होगा। अब अलग बात है कि यह एंगल दूसरा क्या होगा, यह हमको नहीं पता, लेकिन मान लो जैसे यह बीटा है हमारा, यह भी क्या होगा, तो बीटा होगा। अगर हम सेम सेगमेंट की बात करें तो क्या होगा, हमारे एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना है। और अगर हमको मान लो सेंटर पता भी, मान लो सेंटर पे इनके द्वारा बनाया गया एंगल भी पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कि यह एंगल कितना होगा। मान लो जैसे इस जीवा के द्वारा, ए बी के द्वारा इस सेगमेंट पे कितना ड्रा किया जा रहा है, 2 थीटा। यानी यहाँ पे अगर थीटा ड्रा किया जाता है, यह डेफिनेटली 2 थीटा होगा। अगर यह 2 थीटा होगा तो यह कितना होगा, यानी एंगल बीटा की बात करें तो यह कितना हो जाएगा। आप कहोगे अगर हम ले लें इसको, मान लो आप ई ले लो, तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए ई बी पी में देख लो, तो अगर इसको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि 180 माइनस कितना होगा, डायरेक्ट बोलोगे 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सातवीं प्रॉपर्टी पे। सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, बस अभी जो हमने सीखा बस उसी का एक एप्लीकेशन। हमको पता है कि जो सेंटर पे सबटेंड होता है एंगल, उसका जस्ट हाफ हो जाता है सरकमफ्रेंस पे। तो मान लो कोई इस प्रकार से पॉइंट है, या हम ऐसे कह लें कि ए बी हमारा एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, या हम ऐसे कहें कि ए बी हमारे दो पॉइंट है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आप कहोगे यह तो 180 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 180 डिग्री सबटेंड बना रहा है। तो बताओ यह सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, यह बनाएगा 90 डिग्री। तो बस इसी को आप याद रख लो कि डायमीटर के द्वारा हमेशा, डायमीटर क्या करता है, हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कि डायमीटर से हमेशा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बी एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होता है यह भी आप जान के, कि यहाँ पे 180 होगा तो यह इसका जस्ट आधा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो कि अगर दो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप कहोगे ए बी क्या होंगे, ए बी हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, आठवां देखते हैं। आठवां है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी सर्कल में अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार ड्रा करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टिक्स हैं वह सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। यह हमेशा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हम एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से बना देंगे तब यह हमारे लिए ट्रू नहीं होगा। इसके चारों वर्टिक्स क्या होने चाहिए, सरकमफ्रेंस पे लाई करनी चाहिए। तो इनके जो आमने सामने वाली भुजा होती है ना, उनका सम क्या होता है, सॉरी एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री।
जैसे अगर मान लो यह हमारा ABCD इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD इस प्रकार से अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो हम कहेंगे इनके आमने सामने के यह एंगल A, एंगल C, एंगल D और एंगल B, इनका सम क्या होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर में एंगल B प्लस एंगल D बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका हमेशा यूज होगा। आगे बढ़ें, और देखो इसका उल्टा भी होता है कि अगर हमको दो पेयर मिल जाए, तो मतलब एक AC का पेयर मिल जाए और एक DB का, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर मिल जाए, दोनों 180 डिग्री होने, तो हम कह सकते हैं कि वह डेफिनेटली क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां, अगर हमारा इस प्रकार से एक सर्कल है और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके सभी वर्टेक्स क्या है, जिसके सभी वर्टेक्स हैं यह सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो मान लो यह ट्रायंगल ABCD है, तो यह जो आउटर एंगल होगा ना, यह आउटर एंगल, इसको मान लो अगर आप एंगल 1 मानते हो तो यह एंगल D के क्या होगा, एंगल D के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 बराबर में क्या होगा, एंगल 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि अगर हम किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो यह एक्सटर्नल एंगल होता है ना, इसके जस्ट अपोजिट, तो B का अपोजिट क्या होगा, D, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां, हमको दिया है कि एक सर्कल है, अगर हमको मान लो ये सर्कल दिया हुआ है और इसमें दो कार्ड, ठीक है, वे इंटरनली या एक्सटर्नली आपको आपस में एक दूसरे को मान लो किसी E पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है, यह हमारा मान लो A है, ठीक है, और इसको मान लो ये हमारा कॉर्ड AB है और ये हमारा CD है, और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, E पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो देखो यहाँ से एक हमको फार्मूला मिलता है, देन आप कह सकते हो कि AE इंटू में AB बराबर में C इंटू ED। और देखो इसको कोई प्रूफ करना कठिन भी नहीं, आप समझ भी गए होंगे, अगर जिन्होंने सिमिलरिटी को सही से समझा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सिमिलरिटी अप्लाई हो रही है। देखो कैसे, अगर इसको देखो, इस पॉइंट को मीट कर दो, मिला दो, और इसको भी मिला दो। अब यह बताइए, अभी हमने सीखा कि सेम कार्ड द्वारा सेम सेगमेंट में क्या होता है, सेम एंगल बनता है। तो कार्ड CB द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनाया जाएगा A पे, वह एंगल उसी कार्ड द्वारा D पॉइंट पर बनाया जाएगा, तो वह भी क्या होगा, दोनों सेम होंगे। यह क्या होगा, दोनों सेम होगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखो, AD द्वारा जो कार्ड होगा, AD कार्ड के द्वारा जो एंगल यानी ACD जो ये C बन रहा है एंगल इस पे, उसी तरह इस कार्ड द्वारा ABD पे जो यह एंगल बन रहा है, दोनों सेम होंगे, और यह वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ACE क्या होगा, ACE सिमिलर टू ट्रायंगल, अब A वाला एंगल किसके बराबर, D, तो D लिखना, यह हमेशा ध्यान देना। देखो मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई गलती ना हो। तो D हो जाएगा, C की जगह पे क्या होगा, B होगा, और E की जगह पे E होगा, क्योंकि दोनों में सेम है। तो बस अब आप इसको अप्लाई कर लो। तो पहले वाले ACE में देख लो, ACE में देख लेते हैं। ACE में देखो, इस एंगल C के सामने वाली भुजा क्या होगी, इस एंगल C के सामने वाली भुजा होगी AE। और अगर यह प्रॉब्लम हो रहा तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो इसको अल्फा और इसको बीटा। तो एंगल ACE में अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, AE है, और इसमें अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होगी, DE होगी, बराबर में इसमें बीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, CE होगी, और इसमें बीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, BE होगी। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, AE इंटू BE बराबर में CE इंटू ED, D को हमने ED लिख दिया, तो बात वही हुई ना, ठीक है, यही बात होगी। तो अब से इसको हमेशा प्रूफ नहीं करना है हमको, बस यहाँ से डायरेक्ट इसको मेमोराइज कर लेना है, इसको याद कर लेना है। यह तो हुआ कि इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मान लो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। और देखो इसको याद करना भी बहुत आसान है।
यहाँ से ए से चलना शुरू करो, ए से चलना शुरू करो, ए ही ले लेना, फिर ई भी उसी तरह से। अब ए लियो तो उसी साइड का लेना पॉइंट वर्टेक्स, सी ई लेंगे फिर ई डी हो जाएगा, आसान है। इसी तरह देखो 11वां देख लेते हैं कि ये मान लो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा। कुछ मान लो इस प्रकार से ये दोनों कार्ड जाके कहीं बाहर पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ठीक है, और यह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो इस केस में क्या होता है, आप लिखोगे ई ए इंटू ई बी हो जाएगा। एक बार बड़ा वाला लेंगे, एक बार फिर छोटा वाला, और यह समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा ए सी ई वाला, दूसरा बनेगा एक कुछ ऐसा बनाएंगे हम बी डी, ऐसा करके कुछ करेंगे। तो ई ए इंटू ई बी बराबर में ई सी इंटू ई डी। क्लियर है? इसको भी याद करना आसान है। एक बार हम ई से लेके ए जाएंगे, फिर ए बी, फिर इधर ई सी से लेके ई डी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे सर्कल में इनका बार बार यूज होगा। इसको भी अगर हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट को मीट कर दें। एक ट्रायंगल बना ले ए ई डी, एक ट्रायंगल बना ले ए ई डी, दूसरा बना ले सी बी ई। अब बताओ इस कॉर्ड के द्वारा यानी बी डी के द्वारा या इस सेगमेंट के द्वारा जो भी एंगल यह होगा वही एंगल यह भी होगा, यानी इसको अगर 1 नाम दे दे यह भी हमारा 1 होगा। इसी तरह ए सी कार्ड द्वारा जो एंगल बी पे बनेगा यह मान लो 2 होगा, तो यह भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यह भी 1 होगा, यह भी 2 होगा, इसी तरह से यह 2 होगा, यह 1 होगा। या आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमको यह बड़ा वाला लेना ना, तो ऐसा करते हैं इसको रहने देते हैं, इससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं किसकी जानते हो, ट्रायंगल ई ए डी की बात करेंगे हम, ई ए डी और ट्रायंगल ई, ठीक है, सी बी की बात कर रहे हैं हम। ट्रायंगल ई ए डी और ट्रायंगल ई सी बी की बात कर रहे हैं। तो बताइए अगर ट्रायंगल ई ए डी की बात करें तो दोनों में एक एंगल कॉमन हो गया, यानी एंगल ए बराबर में एंगल सी हो गया, और एंगल ई दोनों में कॉमन हो गया। तो यानी अगर दो एंगल बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, हमारा सिमिलर होगा। तो एंगल ए सी के बराबर है, तो ए को सी के बराबर, यानी ऐसा लिख लेते हैं, ई दोनों में कॉमन हो गया, ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई दोनों में कॉमन, ए की जगह पे क्या सी है, तो यानी बचा हुआ है जो इसमें बी होगा वही क्या होगा, वही एंगल यह डी के बराबर होगा। इसको हमने प्रूव कर लिया था, तो यह डी के बराबर होगा, सॉरी यह वाला एंगल डी के बराबर होगा, मतलब अभी इसमें यह वाला एंगल। क्लियर है? इसमें हम कौन सा ले रहे हैं, ए ई डी, तो इसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई सी बी, बी वाला कौन सा एंगल होगा, यह एंगल होगा, यानी यह एंगल बी का होगा, ठीक है, और यह एंगल डी का होगा। देखो इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक बनेगा हमारा ए ई डी और दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है इस प्रकार से ई सी और बी। तो हमने बोला कि यह हमारा ई सी बी, हमने बोला जो एंगल ए है अगर यह थीटा है तो एंगल बी कितना थीटा है, ई दोनों में कॉमन है, तो बचा हुआ बी जो इसमें होगा वही क्या होगा, इसमें डी होगा। क्लियर है बात? तो इसलिए हमने बी की जगह पे डी रख लिया। अब जरा इसमें दोनों में क्या करें, सिमिलरिटी का अप्लाई कर लो। तो देखो इसमें सिमिलरिटी हम अप्लाई करते हैं, तो इस एंगल यानी इसकी बात करते हैं, एंगल डी इसमें कितना होगा, इसमें एंगल डी होगा हमारा ए ई, एंगल डी कितना होगा ए ई, तो इसमें एंगल बी कितना होगा, एंगल बी हो जाएगा सी ई। क्लियर है? और इसमें बताओ अगर इसमें एंगल ए की लें तो ये कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, और जरा इसमें एंगल ए की जगह पे सी ले लो तो ये कितना हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा, इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, ए ई की जगह पे ई ए लिख लेते हैं इंटू ई बी हो जाएगा, बी ई की जगह पे हमने बी की जगह पे ई बी लिख लिया। इसी तरह इधर कितना हो जाएगा, ई सी लिख लें, ई सी इंटू यह कितना हो जाएगा, ई डी। तो यही तो हमारा फार्मूला था ना। तो सिमिलरिटी से देखो ये चीज़ आ गई। तो सिमिलरिटी समझ लीजिए कि बिल्कुल रामबाण है, या आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। अगर सिमिलरिटी जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना तेज़ी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना अगर आप सिमिलरिटी में ही उलझ जा रहे हो तो फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके लिए डरावने हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आपको तकलीफ होने लगेगी उसमें। और अगर आपकी सिमिलरिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप स्मूथली किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये दो हो गए टेंजेंट के। आगे बढ़ते हैं,
दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होंगे। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी 12, या जो भी थ्योरम बोलना है 12, 12वां देख लेते हैं। अगला है कि अगर हमको मान लो एक सर्कल दिया है, ठीक है, और एक कार्ड या इसको मान लो हमने एक्सटेंड कर दिया, या कार्ड अगर हमारा BA है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, और एक यहाँ से टेंजेंट हमने ड्रा किया इस सर्कल पे, ठीक है, या इसको हम ऐसा बोलते हैं कि कार्ड की जगह पे इसको हम बोलते हैं एक सेकेंड है, यानी हम इस पॉइंट से P पॉइंट से क्या किए, एक सेकेंड, ठीक है, ड्रा किया और एक टेंजेंट भी ड्रा किया, और मान लो सपोज करो कि यह पॉइंट T पे इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक टेंजेंट ये हो गया और एक सिकेंट हो गया। तो अगर हमको इसके बीच में एक रिलेशन आता है, वो होता है आपका PT का होल स्क्वायर बराबर, यानी टेंजेंट जो जिस पॉइंट पे टच करता है उसका होल स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। और देखो यह कैसे डिराइव होता है, अगर यह भी जानना चाहो आप तो इसको भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। और कैसे हम इसको करेंगे, इसके लिए भी हम सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो इसको आपने इससे मीट कर दिया और ये इसको मिला दिया। अभी देखो इसको आगे हम पढ़ेंगे कि जब एक सर्कल होता है, ठीक है, इस पर अगर कोई कॉर्ड और इसके एंड पॉइंट से एक टेंजेंट हम मान लो ड्रा इस तरह से करते हैं, तो इस कार्ड के द्वारा और इस टेंजेंट के द्वारा मिलके जो एंगल बनेगा ना, वही सेम एंगल इस कार्ड के द्वारा अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे बनाया जाता है। यानी अगर हम बात करें यह कार्ड AB है, यह टेंजेंट के द्वारा मिलकर थीटा डिग्री बनाता है ना, तो यही कार्ड AB थीटा डिग्री बनाएगा। तो जैसे अगर यह टेंजेंट है, मान लो कार्ड यहाँ पे AT इस टेंजेंट के साथ थीटा डिग्री मिलकर बनाता है, तो यह भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। तो देखो ट्रायंगल, अगर आप देखो ट्रायंगल BPT में, देखो ट्रायंगल BPT की बात करते हैं, यह ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, देखो दोनों में PP कॉमन हो जाएगा। एक BPT की बात करते हैं और दूसरा ट्रायंगल अगर हम ले लें कि ट्रायंगल, देखो यहाँ पे B होगा तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा, TPA, ठीक है, TPA की बात कर सकते हैं। और देखो एक चीज़ और ध्यान से देखना कि यह जो एंगल होगा, यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें BTP, तो यह एंगल बचा हुआ यह किसके बराबर हो जाएगा, ATP में यह एंगल हो जाएगा। तो आपने देखा कि 3 एंगल हमारे कॉमन हो जाएंगे, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल। यहाँ पे B की जगह पे क्या है, T है, P की जगह पे P है, और इसमें T वाला जो एंगल है, यानी यह BTP जो एंगल हो गया वह किसके बराबर होगा, TAP के बराबर होगा, तो यहाँ पे A हो जाएगा। तो पहले इस ट्रायंगल BPT में देखो थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने होगा आपका TP अपान में, इसमें थीटा के सामने क्या होगा बताओ, इसमें थीटा के सामने होगा PA, क्या होगा, AP या PA जो भी बोलो, PA हो जाएगा, या इसको PA लिखो, PA के फॉर्म में था, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका PA। इसी तरह से अब छोटे वाले बड़े इस ट्रायंगल में देखो BTP में देखो, इसमें देखो T के सामने वाला क्या है, यह है B और P, यह कितना हो गया, PB हो गया। और इसमें यह एंगल मान लो हमने अल्फा माना, तो यह अल्फा के सामने वाला क्या होगा, यह हो जाएगा TP। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यह आ जाएगा TP का होल स्क्वायर बराबर, यह हो जाएगा आपका PA इंटू PB। यह प्रूफ हो गया, ठीक है, कि TP का होल स्क्वायर या PT का होल स्क्वायर जो भी लिखना है, PT का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको ऐसा लिखते हैं PT का होल स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो यह आपका प्रूफ है। तो आप देख रहे हो कि सिमिलरिटी को हमको हर जगह पे अप्लाई करना पड़ रहा है, इसीलिए सिमिलरिटी का सबसे ज़्यादा यूज होता है ट्रायंगल में, ज्योमेट्री में, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारे 13वीं प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, 14th देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्टीन को देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर हमको एक सर्कल दिया है, ठीक है, और जिसमें यह भी गिवन है कि 2 कार्ड इक्वल हैं, जैसे मान लो हमको दे रखा एक कार्ड है AB, ठीक है, और मान लो एक कार्ड दूसरा क्या है AC है, और ये हमको गिवन है कि ये दोनों कार्ड क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, यानी इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वह ऑलवेज इस सर्कल के सेंटर से पास होके, यानी इस सर्कल के सेंटर से पास होगा, ठीक है, यानी इस सेंटर के सर्कल से पास होगा। और ऐसा क्यों होता है, आप इसको समझ लो कि अगर एक ट्रायंगल ABC बना दें और ये अगर दोनों साइड बराबर हैं, तो आप कहोगे ये भी साइड बराबर होगा,
और ये एंगल्स बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एक तरह से आपका मीडियन का काम करेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, दोनों को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो ये सेंटर में हमको पता है ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ईजी है ना, इसको आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको छोटी सी चीज़ नहीं बताया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ प्रॉपर्टी मिस कर दिया था, उसको अब यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। या ऐसा करते हम जहाँ पे ट्रायंगल बताया वहाँ पे देख लेते हैं। तो जहाँ पे हमने एडिशनल बताया था ना, वहीं पे आप नोट कर लेना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हो सकता है कि भूली हुई हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर छूट भी गई हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाती हैं। तो देखो, अगर कोई ट्रायंगल हमको इस प्रकार से दिया है और अगर हम यहाँ से मान लो एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं और ये इसको इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी ये एल्टीट्यूड मीडियन का भी काम करता है, तो आप कहोगे कि यह क्या होंगे, साइड बराबर होंगे। या ऐसे कह लो कि अगर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ABC है, तो जो इसका एल्टीट्यूड होता है ना, वही क्या होगा, जो एल्टीट्यूड होगा वही क्या होगा, मीडियन का काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यह पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये हुआ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, वही क्या होता है, आपका मीडियन होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। एक सेकेंड। इसी प्रकार से अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें जो यह एल्टीट्यूड होगा ना, यही मीडियन होता है, ठीक है। यही आपका मीडियन होगा, यही आपका एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट होता है आपका सेंट्रॉयड ना, सेंट्रॉयड पे ही आपका सर्कम सेंटर होगा, आर्थो सेंटर होगा। यानी सेंट्रॉयड पे क्या होगा, आपका सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। आपका हो गया सर्कम सेंटर, ठीक है। ये सर्कम सेंटर, आपका इन सेंटर और आर्थो सेंटर, यानी जो चारों सेंटर होते हैं ना, ठीक है। सेंट्रॉयड माने सेंट्रॉयड हो गया, सर्कम सेंटर परिवृत्त की त्रिज्या, इन सेंटर अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और आर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र, और सेंट्रॉयड मुझे भी थोड़ा सा स्लिप हो रहा है दिमाग से। तो चारों बिंदु क्या होते हैं ना, चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए, यह एक ही बिंदु होता है, एक ही आप लिख सकते हो पॉइंट होते हैं। और आइसोस्केल ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं वह एल्टीट्यूड के बराबर होता है। क्लियर है, अगर दो साइड यह इक्वल है तो यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो यह क्या करेगा, इस साइड को इक्वली डिवाइड कर बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब यह साइड जो हो गया, यहाँ पे जो AD लाइन है, यह एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का काम करता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, इसको आप याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया था दिमाग से। और इसी प्रकार से और सारी जो भी चीज़ें आएंगी जो छूटा हुआ है, उसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं ज़रूर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि केवल थ्योरी पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं, समझ रहे हो। कि जैसे हम मान लो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ दूसरी चीज़ें सीखनी होंगी, और अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न कुछ दूसरा आता हो, तो वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें सीखनी होंगी। बेसिक तो सेम ही होगा, ज्योमेट्री एक ही होगी, हर जगह एक ही पढ़ना है, लेकिन कुछ होता है कि हम अपने तरह से कस्टमाइज करके पढ़ते हैं, कुछ फार्मूले याद कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको याद कर लीजिए, फिर हम अपने जो हम कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, वहाँ पे देखते हैं। तो यही हमने बताया कि अगर दो कार्ड इस प्रकार से AC और AB हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो इनका एंगल बाइसेक्टर वह डेफिनेटली उसके सेंटर्स होकर गुजरेगा। क्योंकि हमको पता है कि अगर ये दोनों साइड बराबर थे, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, या यह जो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो यही क्या होगा, ये मीडियन भी होगा, यही क्या होगा उसका एंगल, ये मीडियन भी होगा, यही एल्टीट्यूड भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अभी फिर एक चीज़ और याद आ गई कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने बताया कि एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों लाइन एक ही होती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर तीनों लाइन एक ही होता है, ये हमेशा याद रखना, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 14 देखते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं कि टेंजेंट पे हमको कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि टेंजेंट, अगर किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट है, उस पॉइंट पे अगर हम सर्कल के सेंटर से मीट करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा,
अगर मान लो ये सर्कल, सेंटर का सर्कल O है और यहाँ से अगर हम इस दूरी को देखेंगे तो यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। अगर यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करो इस पॉइंट पे, ये मान लो सेंटर को, यानी हमारा टेंजेंट AB है और ये इसको पॉइंट P पे टच कर रहा है, तो ये जो OP होगा ना, यह क्या होगा, इस सेंटर पे, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे O से अगर उसके सेंटर से मीट करेंगे तो यह क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगला देखिए 15वां, कि किसी एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इनका दूरी जो होता है ना, ये टेंजेंट जो होते हैं इक्वली सेम होते हैं। यानी अगर हमने 2 टेंजेंट ड्रा किया, मान लो इस पॉइंट का A से, एक आपका A या AB हो गया, एक आपका क्या हो गया, या D हो गया, तो यह हमेशा बराबर होगा। यानी आप कहोगे कि AB बराबर में AD, ठीक है। और अगर हम इसके सेंटर से इसको मीट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, आप चाहो तो सिमिलरिटी से इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यह डिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए कि यह जो टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे, तो वह ऑलवेज इक्वल होता है। आगे देखते हैं, अगला देखिए कि 16वां, यही सेम प्रॉपर, इसी में हम आगे और कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो इसके लिए एक नया फिगर बना लेते हैं कि मान लो ऐसा हमको कोई एक सर्कल दे रखा है और एक्सटर्नल पॉइंट्स हमने इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये हो गया आपका, एक दूसरा टेंजेंट ये हो गया। अब देखो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ना, इनको बिल्कुल एज इट इज रिमेंबर कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं करेंगे कि जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार हम इसको प्रूव करेंगे, निकालेंगे, राइट, बार बार नहीं, एक बार अगर हमने चीज़ सीख लिया। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है कि फार्मूले ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए बहुत सारे फार्मूले को याद करते हैं, रूल को, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बच सके। अब जैसे यही जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसका बार बार क्वेश्चन इस पर आता है, ठीक है, इस पर बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम याद कर लेते हैं। ये आपको तो पता होगा कि यह 90 डिग्री बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि टेंजेंट पे अगर हम मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री होता है। और हमने बताया कि यह अभी क्या होगा, यह बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इससे मीट कर मिला देते हैं। क्लियर है, मान लो ये हमारा हो गया P, ये हमारा R है, ये हमारा Q है। तो देखो जो POR यानी जो ये एंगल है ना, इसको मान लो अगर अल्फा मान लो, तो यह एंगल QOR, तो यह भी एंगल अल्फा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि PO जो हो गया, आप कह सकते हो PO इज, या OP लिखो, OP इज, जस्ट 1 सेकेंड, आप लिख सकते हो कि OP इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ROQ का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तभी इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दे रहा है। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि PO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPO, यानी इसका मतलब यह एंगल जितना होगा उतना एंगल यह भी होगा, ठीक है। यह बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए कि यह दोनों एंगल बराबर होते हैं, यह भी एंगल आपस में बराबर होता है। इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है। देखो यह क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखो जो यह ट्रायंगल है ना, RPRO और PQO, यानी आप कह सकते हो ट्रायंगल, या ट्रायंगल O देख लो, OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। देखो भाई यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी एक राइट एंगल बन रहा है, दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, और एक साइड सेम हो जाए तो एक साइड यह सेम है, दोनों का रेडियस हो गया। तो किस हमने यह क्या लगाया, RHS बताया था ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक साइड सेम हो जाएगा तो वह क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कहोगे जो एंगल P यह होगा वह एंगल यही होगा। इसी तरह यह भी एंगल अगर अल्फा होगा तो यह हमारा अल्फा होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए। 17वां देखते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वह है एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अभी इसके बारे में हमने आपको पीछे बताया था कि अगर हमारा कोई सर्कल इस प्रकार से है तो इस एक कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड के
इंड पॉइंट से किसी टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बन रहा है, मान लो यह थीटा एंगल बन रहा है, तो इसी के द्वारा सरकमफ्रेंस में बनाया गया एंगल सेम होता है। तो यह थीटा हो गया, तो यह भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है, यानी अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कार्ड है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, ये हो गया सी, और ये मान लो हमारा टी। तो एंगल बी ए टी बराबर क्या होगा, एंगल बी सी ए कितना होगा, थीटा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो जरूरी है कि वह आपको यह थ्योरम याद हो। इसको बोला जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है। और देखो ये कहाँ से आता है, इसको बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो कि इस तरह से देखो, अगर ये सेंटर होगा, अब देखो यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें इतना फार्मूला आपको नहीं लिखा होगा। वहाँ पे केवल इतना बोल दिया जाएगा कि अगर किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बनता है उसका हाफ बनेगा, इतना बोल के बाद काम खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसको क्या एक थ्योरम की तरह से इसको याद कर लिया है। तो अगर ये थीटा होगा, ठीक है, तो बताओ अगर ये थीटा है, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में थीटा डिग्री बन रहा है, तो यह कितना होगा, यह पूरा होता है, हमको पता है कि यह 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यह कितना हो जाएगा बताओ, पूरा एंगल कितना होगा, यानी पूरा एंगल होता है 90 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यह रेडियस है तो यह भी रेडियस होगा, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा 180 माइनस में कितना, 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा। तो यह कितना हो गया, यहाँ से आप कर लोगे तो यह 2 थीटा आ जाएगा। तो अगर यह 2 थीटा हो गया तो यह कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही आसान है। तो अब यही है, देखो ना कि अब हम बार बार जैसे यह छोटी सी चीज़ है, हम इसको कर सकते हैं, हमको पता है, लेकिन इसको हम बार बार करेंगे नहीं। अब इसको एक थ्योरम की तरह से, एक रूल की तरह से, आप जैसा भी समझ लो कि एक ट्रिक की तरह की इसको याद कर लेंगे, जिससे अगर इस प्रकार से आए तो हम तुरंत इसको अप्लाई करें कि अगर यहाँ एक कॉर्ड है और इसके बीच में अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकेंगे कि यह जो इसके सामने वाला एंगल होगा, या इस कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस में बनाया गया एंगल कितना होगा, थीटा होगा। आगे बढ़े। ये कौन सा था हमारा, 16, 17, 18। देखिए ये एक बड़ा बेसिक सा चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर दो सर्कल आपस में चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इंटरनली और ये हो गया एक्सटर्नली, ठीक है। तो यह अगर दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, जैसे मान लो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, राइट, पी पे, तो यह जो पॉइंट होगा ना, ये जरूर इन दोनों के सेंटर की जो लाइन अगर हम मीट करेंगे उस पर लाई करेगा। यानी अगर इनके सेंटर ए बी हैं, तो इस सेंटर को आप मीट करोगे तो इसी लाइन पे पी लाई करेगा। इसी तरह अगर मान लो सेंटर इसका ए है, इसका सेंटर बी है, तो यह भी इसी सेंटर के लाइन पे लाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी और पी क्या होंगे, आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट। ए बी पी क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, यह क्या होगा, हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा। तो अगर हम अब बात करें जैसे इस कंडीशन में इंटरनली अगर टच कर रहे हैं, तो बताओ यह डी कितना होगा, यानी दोनों सेंटर के बीच में, यानी दोनों सेंटर के बीच में दूरी कितनी होगी। तो जैसे अगर मान लो ए पी, अगर हमको मान लो ये 10 दे रखा, बी कितना 5 दे रखा, तो इनके बीच में दूरी कितना होगी, इनके बीच की दूरी 5 हो जाएगी। तो हमसे पूछा जाता है कि जब इंटरनली होंगे तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, अभी इसका काम आने वाले समय में इसका काम आएगा कि डी बराबर हो जाएगा ए पी माइनस में पी बी पी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ए पी माइनस में बी पी, यानी अगर इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 5 है, तो 10 में से 5 घटा देंगे, 5 हो जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप डेफिनेटली कहोगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए पी प्लस बी पी, इनके बीच में जो, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको निकालने का यह फार्मूला होता है। आगे बढ़ा जाए।
18 देखिए कि मान लो हमको कोई इस प्रकार से एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको दिया ए बी सी, और एक सर्किल ना जो इसके पॉइंट को एक मतलब साइड को टच करते हुए कुछ इस प्रकार से एक सर्किल आपका है, ठीक है। और इसके साइड को अगर हम कुछ एक मिनट इसको हम इस तरह से बना लेते हैं कि एक सर्किल हमारा कुछ इस प्रकार से, एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से है ए बी सी। अब क्या करते हैं ना, इसके साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो मान लो कुछ इसके साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो यह इस पे टेंजेंट का काम करेगा, यह इस पे मान लो इस तरह से टेंजेंट का काम करेगा। इस तरह इसके साइड को भी हम एक्सटेंड कर दें तो मान लो ये हमारे यहाँ पे टेंजेंट का काम करेगा। तो मान लो ये साइड हमारा क्यू हो गया और इस साइड इसको आर मान लेते हैं और ये हमारा ए है। तो अगर हमको दिया हो कि इफ़ क्यू ए बराबर हमको अगर गिवन हो ए सेंटीमीटर, ठीक है, ए दिया हो, तो आप बोल सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा 2a। ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर हमको QA हमको पता है तो हम बता सकते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। यह देखो कैसे होता है। अगर हमको यह पूरा दे रखा है, कितना पूरा दिया, QA बराबर कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तो जरा इसको प्रूव करते हैं। देखो ए क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू बराबर आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी क्यू। अब मुझे यह बताइए कि यह इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा किया, तो अभी मैंने बताया कि टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हो तो यह क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो बी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मान लो पी मान लेते हैं, तो बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी पी। इसी तरह बताओ ए आर बराबर क्या लिखा जा सकता है, ए सी प्लस सी आर, और सी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी आर की जगह पे लिख सकते हैं सी पी, ठीक है। तो यह हो जाएगा ए सी प्लस सी पी। तो इन दोनों को ऐड कर लो, यह हमको गिवन है कितना, ए है। तो देखो यहाँ से अगर यह एक टेंजेंट होगा तो एक टेंजेंट ए क्यू जो होगा वही क्या होगा, ए क्यू आपके बराबर ए आर के बराबर होगा। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बी क्यू बराबर हो गया आपका कितना, बी पी, और यहाँ पे आपका सी आर बराबर हो गया सी पी। क्लियर है। तो यह अगर यह भी ए होगा तो यह भी कितना होगा, ए होगा। इनको जरा ऐड कर लो तो यह 2a हो जाएगा। यहाँ से मिला हमको ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी और सी पी मिलकर कितना बन जाएगा, बी पी और सी पी मिलकर कितना बन जाएगा, बी सी। तो यह क्या होगा, यह आपका हो गया पेरीमीटर, और किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर हो गया। आसान है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपको यूज होगा बार बार। आगे बढ़ते हैं। ये कितना था, 18 के आगे देखते हैं 19। अगर हमको दो सर्कल दे रखा है और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली एक किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है इनका P, एक सेकेंड, कि दो सर्कल हैं इस प्रकार से, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे मान लो टच करते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सर्कल सेम रेडियस में समान हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक जो लाइन है ये ए बी, जो दोनों एक टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोला जाता है DCT। यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है, DCT। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि DCT क्या होता है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या अभी इसको इसे रहने देते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे इसको डिटेल से। तो ए बी क्या हमारा DCT है। क्लियर है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और यह पॉइंट P जो है ना, इस पे जो एंगल बनेगा, यानी एंगल APB, अगर हमको दिया है कि PAB, ठीक है। अगर मान लो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ एंगल, सॉरी, तो अगर हमको मान लो दिया है कि एंगल BAP के बारे में मान लो x दे रखा है, तो जो यह एंगल आपका ABP होगा ना, यह ऑलवेज कितना होगा, 90 - x होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में हमेशा APB जो यह एंगल होता है यह ऑलवेज 90 डिग्री होगा। यानी यह जो एंगल होता है ना
हमेशा 90 डिग्री होता है। प्रूफ देख सकते हो कि देखो इस पॉइंट से ऐसा करो कि ड्रा कर दो एक यहाँ पे पॉइंट सी पे, ये हो गया आपका कि ये सी हमने ड्रा मिला दिया इसको, ठीक है, ये सी हो गया। तो पहले तो ये इस चीज़ को नोट कर लो कि अगर हम ये हमको दे रखा है तो इस तरह से अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यह जो एंगल होता है ना कॉमन जो जहाँ पे टच करते हैं तो डीसीटी द्वारा इस पे जो एंगल बनेगा वह ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं हम कैसे यह होता है। तो देखिए अगर यहाँ से यह मान लेते हैं टेंजेंट एक ड्रा करते हैं सी ए और एक टेंजेंट सी पी, तो यह क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसी तरह एक टेंजेंट ड्रा करते हैं सी पी और यह सी बी, तो यह भी बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि सी ए बराबर में क्या होगा सी पी और दूसरा क्या होगा सी बी बराबर में क्या होगा सी पी। आप यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो कि सी ए बराबर में सी बी बराबर में सी पी। और यहाँ से अगर आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यह क्या होता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस प्रकार से यह हमारा क्या होता है सर्कम सेंटर होता है, इसीलिए यह 90 डिग्री होता है। लेकिन ठीक है अभी आगे हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि यह कैसे होता है। तो देखो यह अगर यह एंगल मान लो अगर यह एंगल x है तो यह भी एंगल x होगा, क्यों क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। चलो मान लेते हैं यह एंगल y है तो यह एंगल भी कितना होगा y होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि हम x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई यानी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल p बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि यह कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया हमको 90 डिग्री। तो बस यही तो प्रूव करना था कि एंगल p कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल p क्या है x प्लस वाई है, आसान है ना। तो यहाँ पे बहुत टफ नहीं है, जितना हमको मेहनत करना पड़ता है ट्रायंगल में उतना यहाँ पे टफ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। बस यही है कि आपको काफ़ी सारे थ्योरम याद करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत टफ है। एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना 2 बार 3 बार, एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे, फिर जब इस पर क्वेश्चन बना लोगे ना ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और सिमिलर है कि अगर मान लो हमारा कोई सर्कल है इस प्रकार से, या ऐसा करते हैं ये हमारा सर्कल इस प्रकार से है, ठीक है। और ए बी एक हमारा क्या है डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर हो गया यानी सेंटर से पास करेगा। और इस ए बी से ना इस डायमीटर के एंड पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मान लो एक टेंजेंट हमारा इस प्रकार से हो गया, यह हो गया हम ड्रा कर दिए, और एक हमने यहाँ से टेंजेंट यह ड्रा कर दिया। तो यह मान लो आपका पी हो गया, यह मान लो आपका क्यू हो गया। और एक किसी कोई और टेंजेंट ड्रा कर देते हैं सर्कमफ्रेंस में। मान लो इसी सी पॉइंट पे हमने ड्रा कर दिया एक टेंजेंट, ठीक है। ये सेंटर हम इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया सी, या आप किसी भी प्रकार से इस ऐसे भी ड्रा कर सकते हो सी पॉइंट पे कहीं पे भी। तो इसमें जो आपको समझने वाली चीज़ है कि मान लो इसको पी को मान लो हम यहाँ बना देते हैं जहाँ पे हम मीट कर रहे हैं। ये मान लो आपका पी हो गया या क्यू हो गया। तो इसमें जो अगर इस पी ओ क्यू की बात करें, इस एंगल की बात करें, तो यह एंगल भी हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। पी ओ क्यू की बात करें तो यह कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बिल्कुल रिमेंबर करिए, इसको याद करिए। और इसका प्रूफ आप अगर आप देखना चाहते हो तो प्रूफ भी देख सकते हो। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो एक तो हम जो कन्वेंशनल तरीका है कि बिल्कुल मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे, एक है कि हम लॉजिक से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जैसे मान लो इस पॉइंट सी पे यह टच कर रहा है, तो इस सी को क्या करो यहाँ से मीट कर दो। तो ज़रा देखो ट्रायंगल पी ए मान लो यह हमारा ओ है, ठीक है। तो ट्रायंगल आप बात करो ट्रायंगल पी ओ ए की बात करते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल पी ओ सी में देखो पी ओ ए, देखो ये बताओ ये टेंजेंट होगा तो ये पॉइंट बराबर हो गया, और यह रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया तो ये बराबर हो गया। 2 साइड बराबर होंगे और एक एंगल देखो यह 90 डिग्री होगा, टेंजेंट ड्रा कर रहा है तो यह ड्रा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड यानी एस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल पी ओ ए और पी ओ सी, ठीक है। इसमें ओ वाला पार्ट है तो ये सी वाला पार्ट इसमें क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ए वाला पार्ट 90 डिग्री है। और यहाँ पे बाकी ओ जो ये सेक्शन बचा हुआ मतलब ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पे क्या होगा इसमें यह एंगल होगा। तो यानी आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यह एंगल अगर एक्स होगा तो यह एंगल भी एक्स होगा। इसी तरह देखो यहाँ पे देख लो दूसरा कि ट्रायंगल क्यू सी ओ, यह
कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल क्यू बी ओ के। इसमें भी आप देख सकते हो कि एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री, ये दोनों एक साइड सेम है आर, और यहाँ पे भी यह कितना है आर है, और इसमें भी देखो हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है। आप ऐसा भी देख सकते हो। अच्छा, हाइपोटेनियस भी देख सकते हो यहाँ पे भी, तो यानी इसको एस ए एस से भी प्रूव कर सकते हो या आर एच एस से भी प्रूव कर सकते हो। यह भी क्या हो जाएगा, यह भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर यह एंगल मान लो y डिग्री होगा तो यह भी एंगल कितना होगा, y डिग्री होगा। तो यहाँ से कह सकते हो x प्लस वाई, यानी कहेंगे x प्लस वाई और बराबर यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ए बी भाई एक फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, तो यह किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जस्ट 1 सेकेंड, यह हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि यह एंगल पी ओ बी यानी एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे यह कौन सा था हमारा, 18, 19, 20, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर यह है कि एक अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ जो हमने बोला कि एक लॉजिक से भी आप समझ सकते हो, जरा ध्यान समझो कि बिल्कुल कॉमन सेंस, कि अगर मान लो जैसे हमने फिगर बनाने कुछ इसी प्रकार फिगर है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने बोला कि ये हमारा इस प्रकार से एक सर्कल है, एक सेकंड रुक जाना, हमने बोला कि एक सर्कल है आपका इस प्रकार से, और यह एक पॉइंट इसको टच कर रहा, इस तरह से एक लाइन है। हमने बिल्कुल समझ रहे इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ए बी, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई बाउंडेशन लिमिटेशन तो है नहीं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन करो तो ये आप बाउंड मत होकर करना। अगर आपको कोई जनरल स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि अगर हमको रेंज डिफाइन नहीं कर रहा है, थीटा नहीं दे रहा, तो हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। उसी तरह अलजेब्रा में हमने देखा कि अगर हमको वैल्यू इनफाइनाइट ना हो तो हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा करने के लिए फ्री हो। तो मान लेते यह एंगल है, तो सॉरी ये अगर पैरेलल है तो यह एक डायमीटर होता है, अगर इस सी पॉइंट पे कितना बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, जरा इसी को जस्ट रिवर्स कर दो। अगर मान लो यहाँ से अगर हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं कि अपना क्या है, ये हमारा एक डायमीटर हो गया, इसको हम सेंटर पे बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। भाई अगर हमारा दो पैरेलल लाइंस है, अगर हमारे बेस इक्वल हैं, तो यह एंगल जहाँ पे इतना बना रहा है, इसी सेम बेस से अगर हम इसको बिल्कुल जस्ट रिवर्स कर दें, यानी मिरर इमेज है ना ये एक दूसरे का, अगर इसका मिरर इमेज बना दें तो यह क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हम इसको समझ सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमको बिल्कुल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि अगर बस यह 90 डिग्री बन रहा है पैरेलल है, तो इसको बस इसका मिरर इमेज बना दें तो यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या है कि आप जितना क्वेश्चन करोगे आपकी खुद समझ हो जाएगी। तो चीज़ों को आपको याद करने का आप अपने लिए एक अलग तरीका ढूंढ सकते हो या बना सकते हो। तो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर कोई एक ठीक है इंस्क्राइब है, इसके अंदर कोई एक सर्कल इंस्क्राइब है इस प्रकार से, ठीक है, और ये हमारा है ए बी सी डी, तो हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड के साइड का सम हो क्या होगा, वह इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर कितना होगा, ए डी प्लस ए बी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉरी बी सी कितना होगा, यह बी सी यह हो जाएगा आपका बी सी। और इसको प्रूव करना कोई कठिन बात नहीं है। अब यह आपके लिए होमवर्क है। देखो यह क्या होगा, अगर यह मान लो x होगा तो यह भी x होगा, अगर यह y होगा तो यह भी y होगा, इसी तरह यह z होगा तो यह भी कितना होगा, z होगा, और यह मान लो कुछ आप ले लेते हो r ले लेते हो, यह भी r हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसको प्रूव कर सकते हो इससे। तो यह अब हम आपको इसका प्रूव करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, यह आपके लिए समझिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। तो अभी इसमें हमको सीखना है कि टू सर्कल्स के बारे में अभी देखना है कि उनके बीच में DCT जो हमने बोला कि कॉमन टेंजेंट होते हैं उनके बारे में सीखना, और बाकी ठीक है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होता है, TCT इसके बारे में बात करते हैं, फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, अभी फिर हमको कोऑर्डिनेटर के बारे में भी चर्चा करनी है। तो इन सारी चीज़ों को हम आने वाले क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए बस केवल इतना ही, ठीक है। पहले इतनी सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर लो, तभी एडवांटेज मिलेगा।
अन्यथा क्या होगा कि आगे जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको यह याद नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहले इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मगअप करिए, बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। और रटने के पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। सारी चीज़ों को मैंने बताया। मान लो जहाँ पे हो सकता है कहीं ना बता पाया हूँ, भूल गया हूँ, या कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आए, तो आप अपने तरफ से भी उस थोड़ी सी एफर्ट डाल के चीज़ों को सीख लो, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।